जब तक डेटा आपके हाथ में नहीं है तब तक आजकल आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। सो डेटा प्लेज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। दोस्तों नमस्ते, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पर। दोस्तों इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 की ये जो वीडियो सीरीज है उसमें आज जो हम लोग टॉपिक देखने वाले वो रिलेटेड टू डेटा है, नाम है स्टैटिस्टिक्स। और आप टॉपिक भी देख सकते हो आज जो मैं लेने वाला हूं वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक के लिए। सबसे पहले तो मुझे बता दीजिए कि स्टैटिस्टिक्स का नाम मतलब क्या होता है, कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ स्टैटिस्टिक्स। चलो मैं आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल कि आप कोई क्रिकेट मैच देख रहे हो, जैसे कि शुरुआत में जब प्लेयर एंटर होता है बैट्समैन, तो आपने देखा होगा उसका एक बढ़िया सा फोटो होता है और नीचे काफ़ी सारा कुछ कुछ लिखा हुआ रहता है। पता है आपको क्या क्या लिखा हुआ रहता है? जैसे कितने मैचेस खेला है, फिर उसका स्ट्राइक रेट कितना है, एवरेज कितना है, फिर कितने 50s बनाए, कितने 100 बनाए, हाईएस्ट स्कोर कितना है। ये जो कलेक्शन ऑफ डेटा रखा जाता है ना दोस्तों, दिस डेटा इज नथिंग बट आपका स्टैटिस्टिक्स होता है। अब इसी के साथ साथ देखो, आप अभी कॉलेज में जाते हो तो आपकी अटेंडेंस लगी होगी, तो अटेंडेंस की शीट होती है। तो आप कॉलेज के स्टाफ के पास जो एक मस्टर रोल टाइप चीज़ होती है, वहाँ पे क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। अगेन दैट इज नोन टू बी एज व्हाट? स्टैटिस्टिक्स। लेकिन कोई भी स्टैटिस्टिक जब आप डील करते हो तब आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, ये हम लोगों को पता नहीं है। सबसे पहले तो मैं स्टैटिस्टिक्स में बोल दूं कि भाई दिस इज नथिंग बट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ क्या रहता है? डेटा रहता है। अब आपको बताऊं, कलेक्शन ऑफ डेटा में भी दो टाइप आते हैं। एक होता है आपका अनग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा जो होता है दैट इज आपका ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका मतलब क्या है? देखो मैं आपको बहुत बहुत सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ, देखो आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही क्या। फॉर एग्जांपल जब हम लोग कोई नई मूवी देखने जाते हैं तो उसके पहले ना हम लोग उसके रिव्यू पढ़ते हैं। रिव्यू के साथ साथ रेटिंग्स होते हैं, जैसे 5 स्टार में से कितने स्टार्स मिले मूवीज को, तो वो उस हिसाब से कुछ चलता है। तो अगर हम लोग फॉर एग्जांपल कंसिडर करें कि भाई स्टार रेटिंग और इसके हिसाब से वर्कआउट करें, तो लेट्स से स्टार रेटिंग जो होती है वो 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार और मैक्सिमम सबसे अच्छी अगर मूवी हो, बढ़िया मूवी हो तो आपका 5 स्टार मिलेगा। तो उस हिसाब से अगर मैं जाऊँ तो देखो फॉर एग्जांपल 1 स्टार वाली जितनी मूवी एक साल में रिलीज हुई वो कंसिडर कर लो कि अराउंड 12 मूवीज़ है। 2 स्टार है जिनको वो अराउंड 15 मूवीज़ है, 3 स्टार की अराउंड 10 मूवीज़ है, 4 स्टार वाली अराउंड 6 मूवीज़ है, और 5 स्टार वाली मूवीज़ कितनी है? 2। यानी कि जितनी मूवीज रिलीज हुई साल भर में उसमें से 12 मूवीज को सिर्फ 1 ही स्टार का रेटिंग मिला है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ मैंने किया। अब यहाँ पे ये जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है ना दोस्त, दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज बेसिकली नोन टू बी एज आपका अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे नंबर ऑफ मूवीज का मैंने सेट नहीं करके रखा हुआ है। 1 से 3 रेटिंग, 3 से 5 रेटिंग, ऐसा कोई मैंने यहाँ पे कोई ग्रुपिज्म नहीं किया, इसीलिए दिस इज नोन टू बी एज व्हाट? अनग्रुप डेटा। जब अकेला अकेला इंडिविजुअल खेलता है ना, जैसे 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, तो भाई उसको ही कहते हैं आप लोग अनग्रुप डेटा। अब आप बोलोगे सर फिर ठीक है, आप बता दीजिए हमें ग्रुप डेटा के बारे में क्या चीजें आपको पता है। तो मैं आपको बता दूं, ग्रुप डेटा जब होता है तो अरे बढ़िया है ना, आप ही के मार्क्स ले लो ना। तो अगर मैं बात करूं मार्क्स की तो देखो कितना मजा आएगा। मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से जाते हैं, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। जैसे 0 से लेके 10, फिर 10 से लेके 20, देन 20 से लेके 30, देन 30 से लेके 40, देन 40 से लेके 50। सो लेट्स से अगर हम लोग मार्क्स के लिए भी बात करने जा रहे हैं तो इस ये जो अपने मार्क्स दिखाई दे रहे हैं वो बच्चों को किस किस हिसाब से मिले। तो आप कोई भी रैंडम नंबर्स ले सकते हो जिसके हिसाब से आप जा सकते हो। जैसे कि लेट्स से 12 बच्चों को इतने मार्क्स है, 10 बच्चों को 10 के 20 में मार्क्स है, 20 से 30 में अराउंड लेट्स से 8 बच्चे, लेट्स से 5, और यहाँ पे कितने? बस 3। तो आप देख लेना, क्या मैं अभी ये क्लियरली बोल सकता हूँ कि बताइए जल्दी से 10 से 20 के बीच में कितने बच्चों को मार्क्स है? 10। तो यहां पे क्या हो गया? ग्रुप हो गया। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं बताइए एग्जैक्ट 16 मार्क्स कितने बच्चों को मिला हुआ है, तो आप लोग यहां से वो डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। तो आप बस ये बता सकते हो कि 16 मार्क्स मतलब कि कैटेगरी कौन सी आती है, क्लास इंटरवल कौन सा आता है 10 से लेके 20 का, बट आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते हो कि 16 मार्क्स किसको आए हुए। इसीलिए दिस डेटा इज नोन टू बी एज
ग्रुप डेटा, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप बोलोगे सर ये दो चीजें जो आप हमें सिखा रहे हो इनके साथ कुछ और कॉम्बिनेशन होगा क्या? तो देखो अनग्रुप्ड और ग्रुप जो होता है वो तो सिर्फ आपका फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन जब स्टैटिस्टिक्स की बारी आएगी ना, ऑलवेज रिमेंबर दैट उसके लिए कुछ ना कुछ तो मेजर होना चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहले तो हम लोगों को क्या होता है, सेंट्रल टेंडेंसी पे काम करना है। देखो मैं हमेशा क्रिकेट की बात करूंगा जब इन टॉपिक्स की बात आती है, तब आप खुद देख लो, अगर मुझे किसी वर्ल्ड कप के लिए टीम को सिलेक्ट करना है तो मैं प्लेयर्स का क्या चेक करूंगा? नंबर ऑफ मैचेस चेक करूंगा, स्ट्राइक रेट चेक करूंगा, एवरेज चेक करूंगा। एब्सोल्युटली आई विल गो फॉर द एवरेज, यानी कि भाई ने कितने रन ऑन एन एवरेज बनाए हुए हैं पर मैच के हिसाब से जो कैलकुलेशन आता है, उस हिसाब से ये अच्छा खेलता है नहीं खेलता है वो कंसिडर किया जाता है, परफॉर्मेंस उसका फॉर्म किस तरीके से। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी भी स्टैटिस्टिक्स को आपको उसके सेंट्रल टेंडेंसी जैसे कि एवरेज हो, स्ट्राइक रेट भी जो चीज है वो भी एवरेज है, तो इन सारी चीजों के हिसाब से उसको जो है वो कंसिडरेट किया जाता है। अब आप पूछोगे कि सर ठीक है स्टैटिस्टिक्स में आए, आपने बताया अनग्रुप्ड ग्रुप्ड होता है, फिर आप सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में भी बात कर रहे हो, ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंडर कौन से लोग आते हैं? तो देखो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में जब हम लोग बात करें ना, तो हम लोगों को बेसिकली 5 लोगों के ऊपर काम करना है। कितने लोगों के ऊपर काम करना है? 5। अब मैं बताता हूं कौन से। सबसे पहले तो आता है आपका अरिथमेटिक मीन, उसके बाद आपका आएगा मीडियन, ये नाम कहीं ना कहीं आपने जरूर सुने होंगे। उसके बाद आता है मोड, उसके बाद आता है ज्योमेट्रिक मीन, और उसके बाद आता है हार्मोनिक मीन। तो देखो ये जो है 5 लोग है भाई, इन 5 लोगों के ऊपर हम लोगों को काम करना है। अब इनमें से सर बताओ ना सर इतने 5 लोग हम कब पढ़ाई करेंगे? तो भाई 5 के फॉर्मूलाज तो आपको पता होने चाहिए, बट इंपॉर्टेंट कौन से जो शुरू में आपको दिखाई दे रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट। मैं तो बोल रहा हूं अरिथमेटिक मीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको शॉर्ट में एम भी बोला जाता है। और किसी को मत बताओ, इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है दैट इज नथिंग बट एक्स बार। ये कोई वेक्टर नहीं है, इसका बस रिप्रेजेंटेशन किया गया है, एक्स और ऊपर दिया हुआ है बार। तो जब भी कभी अरिथमेटिक मीन की बारी आएगी तो यू विल ऑलवेज फाइंड कि वहां पे आपको एक्स बार से उसको रिप्रेजेंट किया हुआ दिखाई देगा। फिर मीडियन को भाई मीडियन ही यूज किया है, मोड को मोड ही यूज किया है। तो मैं आपको बताऊं इन दोनों के बस आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखने, इसके ऊपर सम्स नहीं आएंगे, लेकिन जो पहले 3 है उसके मैं ट्रायल सम्स आपको दिखा देता हूं। वैसे तो ये हम लोगों को नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में लगने वाले, तो डायरेक्टली एएम के ऊपर आपको सम्स नहीं दिखेंगे, या फिर मीडियन के ऊपर भी नहीं दिखेंगे, या फिर मोड के ऊपर भी नहीं देखेंगे। तो पहले तो इनके बेसिक्स देख लेते हैं, क्या फॉर्मूला आता है, किस तरीके से आता है, अनग्रुप्ड के लिए अलग डील होता है क्या, ग्रुप्ड के लिए अलग डील होता है क्या, ये सारी चीजें हम लोगों को पता होना चाहिए। तो चलिए अब मैं इन लोगों को, इन 5 लोगों को वर्कआउट करने की कोशिश करता हूं एक एक करके। सबसे पहला मेंबर मुझे दिखाई दे रहा है अरिथमेटिक मीन, एंड एज यू ऑल नो, जैसे मैंने आपको बताया भी था, इसको शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं ए एम। अब अरे सर तो ठीक है, अब बताओ इसका फॉर्मूला क्या आएगा? देखो सिंपल चीज है, मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता हूं, मैं आपको बस बता दूं कि जब बारी आती है अनग्रुप्ड डेटा की, तब आपका ये जो अरिथमेटिक मीन दिखता है, एज यूजुअल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यू नो एक्स बार कैन बी रिटन एज, क्लियरली ऐसे लिखा जाता है समेशन एफ एक्स अपॉन क्या लिखा जाता है, समेशन एफ। अब मुझे सबसे पहली चीज आप बता दो, समेशन आपको पता है क्या होता है? तो समेशन इज नथिंग बट एडिशन। अब यहाँ पे कौन है, एफ एक्स है, और नीचे कौन है, समेशन ऑफ एफ। एफ स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी, एक्स स्टैंड्स फॉर व्हाट, कोई एक एलिमेंट रहेगा जो कि अनग्रुप में रहता है। जैसे हम लोगों ने स्टार्स देखे थे, रेटिंग्स देखे थे, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, राइट? तो ये है आपका अनग्रुप्ड के लिए अरिथमेटिक मीन का शानदार सा फॉर्मूला। रुको हम लोग तो सम प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे। अब इसके बाद क्या सर ग्रुप्ड के लिए फॉर्मूला अलग रहेगा? एब्सोल्युटली, जब ग्रुप डेटा की बारी आएगी तो फॉर्मूला टोटली अलग है दोस्त, एंड द फॉर्मूला इज समथिंग लाइक ए प्लस एच समेशन ऑफ एफ यू अपॉन कितना आ रहा है, समेशन ऑफ एफ आ रहा है। अब आप बोलोगे अरे सर इतना बड़ा कैसे हो गया अचानक से फॉर्मूला? और तो और इसमें से बहुत सारे मेंबर्स हम लोगों को पता नहीं है, तो रुको भाई मैं आपको सबको जो है वो बता देता हूँ कौन कौन है और उनको किस तरीके से हम लोगों को याद रखना है। सबसे पहले तो ए इज नथिंग बट एज्यूम मीन। मैं इसको फेका फेकी मीन बोलता हूँ बिकॉज आप कुछ भी एज्यूम करके जा सकते हो प्रोवाइडेड वो आपके ओवरऑल रेंज में हो। तो ये एज्यूम करने का मीन है जिसको कैपिटल ए बोला हुआ है। फिर एच जो होती है उसको बोलते हैं विड्थ। विड्थ मतलब कि इंटरवल कितना है भाई, 10 लोगों का है, 5 लोगों का है, 2 लोगों का है, क्योंकि ग्रुप रहेगा ना डेटा, तो कंसिडर्ड एज विड्थ। उसके बाद आता है यू। यू का फॉर्मूला है x माइनस ए बाय एच। अब सच्ची सच्ची बताओ, ए आपको पता है, एच आपको पता है, बचा कौन, एक्स। तो एक्स जो होता है ना, एक्स को बोलते हैं मिड वैल्यू।
सारी चीज़ें डिटेल में सिखाऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। फिलहाल मुझे बता दो, क्या आपको पता चले कि भाई एटलीस्ट अरिथमेटिक मीन में 2 सेक्शंस आते हैं, अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड। अनग्रुप्ड का एक फॉर्मूला बनता है, ग्रुप्ड का एक फॉर्मूला बनता है। क्लियर है? अब एक आध एग्जाम्पल सर हो जाने दो ना प्लीज। तो देखो हम लोग जाते हैं अनग्रुप्ड के एक आध एग्जाम्पल के ऊपर और देखते कोशिश करते कि क्या किस तरीके से हम लोग आंसर्स जो है वो लेके आ सकते हैं। जस्ट हैव अ लुक एट इट। लेट्स टेक एनीथिंग, आप लोग खुद भी कैलकुलेशन कर सकते हो, आपको मेरी जरूरत नहीं है। अभी अभी हम लोगों ने जो एग्जाम्पल लिया था वही ले लेते हैं हम लोग। लेट्स हैव x एंड देन देयर इज f, राइट? 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार और लेट्स से 5 स्टार। अब थोड़े नंबर्स में छोटे ले लेता हूँ। 8, then there are around 6 movies, then there are 5 movies, then there are 2 movie and there is only 1 movie जिसको 5 स्टार रेटिंग है। तो भाई देख, मेरा एक x का बढ़िया सा कॉलम है, एक है फ्रीक्वेंसी का बढ़िया सा कॉलम। आप रैंडमली कुछ भी लो, मैंने सम एज सच लिया नहीं है, जब आएगा तब देखेंगे। अब मुझे बताओ x और f के अगर आपके कॉलम बन चुके तो आपको यहाँ पे सॉल्विंग के लिए क्या क्या किसकी किसकी जरूरत है? देखो नीचे कौन लिखा है, समेशन f। एक काम करते हैं, इन भाई साहब को हम लोग ऐड ही कर लेते हैं। आप देख लेना, 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 और 3 22। तो यहाँ पे मुझे समेशन f क्लियरली दिखाई दे रहा है मेरे दोस्त, कम्स आउट टू बी 22। आप मेरे साथ हो, सब कुछ समझ में आ रहा है? अब इशू कहाँ पे है? चलिए सर, ये हम लोगों को मिल गया तो समेशन f का तो काम हो गया। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आपका डिनोमिनेटर खुश हो गया। अब न्यूमरेटर में क्या करोगे? क्या सर f भी है x भी है? तो सबसे पहले ये जो समेशन है समझ लो ये पूरे सेट पे लगता है। तो आप यहाँ पे समेशन f अकेला नहीं कर सकते हो, ये fx जोड़ी के साथ आता है। तो इसीलिए सबसे पहले एक और कॉलम बनता है मेरे दोस्त, जो कि आपने खुद ने फॉर्म करना है, एंड दैट कॉलम इज fx वाला कॉलम। तो fx वाला कॉलम बन किस तरीके से जाता है? तो ये 1 into 8 8 लिखोगे, 2 into 6 12 लिखोगे, 3 into 5 15 लिखोगे, 4 into 2 8 लिखोगे, 5 into 1 5 लिखोगे। आर यू गाइज रियली गेटिंग माई पॉइंट? एक्चुअल में जो 2 कॉलम वाला आपका टेबल था वो 2 कॉलम का है ही नहीं, वो एक्चुअल में आपका 3 कॉलम का टेबल जो है वो बन चुका है। डिड यू गेट माई पॉइंट? आपको सब कुछ समझ में आया क्या? देखो अगर ये चीज समझ में आई है तो अब देखो इतने सारे सेटअप में हम लोग इसको भी तो ऐड करेंगे। इसको ऐड करूंगा तो 12 और 8 20, 20 और 15 35, 35 40 48। तो ये आया मेरा यहाँ पे समेशन रहेगा, और अब ये पूरे सेट का रहेगा जैसे कि मैंने बोला, जिसका आंसर आ रहा है 48। तो मेरे भाई अब बताओ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या दोनों के दोनों सुपर खुश है? एब्सोल्युटली सुपर खुश है। तो अब आपका फॉर्मूला आपके जेब में आ गया, सारे आंसर्स आप खुद निकाल सकते हो। सो स्टाइल में लिखो x बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, जहां पे 48 यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे रहेगा 22 और 2 पॉइंट समथिंग 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 में आपका जो है वो आंसर आएगा। और मेरे दोस्त हम लोग इतने भी बुरे नहीं हैं, आपके पास प्यारा सा आपका कैल्सी होता है, कैल्सी पे ये सारे कैलकुलेशंस आप कर सकते हो। आई हैव नॉट केप्ट कैल्सी विथ मी, सो कैल्सी आपके साथ रहने दो, सो दैट सारे कैलकुलेशन डिवाइड वगैरह करने में आपको हेल्प हो सकती है। अब अरे सर ठीक है, ये आपने हमें अनग्रुप्ड का बताया, हमें तो इंटरेस्ट है ग्रुप में क्योंकि बहुत सारे नए नए टर्म्स दिखाई दे रहे हैं। वापस एक बार देखो फॉर्मूले आपके सामने, मैं अब जा रहा हूं अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड के लिए। अनग्रुप्ड तो मैंने आपको बताया किस तरीके से वर्कआउट होता है। अब जाते हैं हम लोग ग्रुप्ड डेटा जो है वो किस तरीके से वर्कआउट होता है ये डिस्कस करने के लिए। अब जब ग्रुप डेटा की बारी आती है तो हम लोगों को कोई एक आध एग्जाम्पल लेना जरूरी है। तो चलो मैंने ले लिया, अभी हम लोग वैसे भी M3 सीख रहे हैं तो M3 का ही एग्जांपल ले लेते हैं ना दोस्त। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पेपर ऑफ M3 आर गिवन इन फॉलोइंग टेबल। तो देखो टेबल आपको दिखाई दे रहा है, मार्क्स ऑब्टेन्ड दिखाई दे रहा है 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से लेके 40, 40 से लेके 50 भाई ग्रुप में। तो दिस इज ग्रुप डेटा। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का भी लिस्ट है 12, 10, 8, 5, 3 के हिसाब से। अब सब कुछ आपके पास है, सिर्फ ये 2 चीजें आपको दी है, लेकिन बचे हुए 3 कॉलम आए कहां से? ये हम लोगों को अब सीखना है कि आपको तो सिर्फ 2 कॉलम दिए हुए, ये 3 कॉलम बने किस हिसाब से? तो सबसे पहले तो एक चीज आप समझ लेना, आपके पास फॉर्मूला है ना? तो अब फॉर्मूला आपको क्या बताता है मैं यहां पे दिखा देता हूं। आपका जो फॉर्मूला है दैट क्लियरली टेल्स यू x बार इज इक्वल टू a प्लस h समेशन ऑफ एफ यू अपॉन समेशन ऑफ f, जिसमें a आपको पता है कम्स आउट टू बी एज्यूम्ड मीन, h आपको पता है कम्स आउट टू बी विड्थ, और u आपको पता है x माइनस a बाई h, जहां पे आपको x जो मिलता है दैट इज ऑलवेज क्या होता है मेरे दोस्त? मिड वैल्यू रहती है। तो इतना सब कुछ तो हम लोग ऑलरेडी सीख चुके थे। अब आते किस तरीके से ये कॉलम बने। देखो सबसे पहले तो मुझे खुशी इस बात की कि जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है उसको लिखा जाता है CI, नोन टू बी एज क्लास इंटरवल। क्लासेस है ना ये, तो ये ग्रुप है उनको क्लास बोला जाता है।
उनके इंटरवल्स दिए हुए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम लोगों ने बोला f, तो ये 2 कॉलम तो रेडी है। अब देखो इसके बाद आपको सबसे पहला काम करना है, मिड वैल्यू फाइंड आउट करने का। तो मिड वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है दोस्त, ये देख, अगर आपका क्लास इंटरवल 0 से लेकर 10 है तो आपकी मिड वैल्यू हो गई 5। देखो कितना ईजी है। अब 10 to 20 के लिए बता देना 15, 20 to 30 के लिए बता देना 25, देन 30 to 40 के लिए बता देना 35, देन 40 to 50 के लिए बता देना 45। कितना ईजी हो गया। देखो हम लोगों को बस मिड वैल्यू निकालना था, जो कि कौन था, आपका x था, वो मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट, अरे सर ठीक है, ये आपने फाइंड आउट कर लिया, हमें बता दीजिए अब u क्या होता है। u का तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। अब आप पूछोगे a क्या लूं, h क्या लूं, तो भाई h तो आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहा है, जो विड्थ है वो कितनी है, 10 है, 10 मार्क्स का ग्रुप किया हुआ है। और तो और एज्यूम मीन में ये आपका कॉल है, आप क्या एज्यूम करते हो। अब इफ यू आस्क मी, मैं देखो 0 से लेके 50 है कि नहीं आपकी मार्क्स की रेंज, तो मैं 25 को एज्यूम मीन ले लेता हूं अप्रोक्सीमेटली। एक रिक्वेस्ट है, आप कुछ भी ले सकते हो, बस 0 मत लेना और 50 भी मत लेना। आपको भी पता है कि ओवरऑल जो यहाँ पे मार्क्स के हिसाब से दिखाई दे रहा है डिस्ट्रीब्यूशन, वो आपका एवरेज में भी 50 नहीं जाएगा और 0 भी नहीं रहेगा। तो ऑन एन एवरेज ले लो, 25 ले लो, 30 ले लो, 35 ले लो, तो जिस भी तरीके से आपको सही लगे आप ले लो। आंसर आपका आएगा, आप टेंशन मत लो। मैं यहाँ पे a की वैल्यू ले लेता हूँ 25। तो देखो अगर मैंने a को 25 लिया तो इस पर्टिकुलर सेक्शन की जगह पे तो ये तो मेरा बनता है, मैंने यहाँ पे क्या करना है, 25 लिखना है, सही है। अब आप मुझे बता दो, मुझे u वाले कॉलम के ऊपर अगर बाय एनी चांस काम करना है तो मेरा आंसर किस तरीके से आना चाहिए। जस्ट हैव अ लुक एट इट। u फाइंड आउट करने के लिए आपको x की वैल्यू पता होना चाहिए, जो ऑलरेडी मेरे पास है। तो दिस इज 5 - 25/10 करोगे तो आपको आएगा -20/10, यानी कि -2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आई कैन से दिस इज -2। फिर 15 को यहाँ पे पुट अप करोगे तो वुड बी -1, देन देयर इज 0, देन देयर इज 1, देन देयर इज 2। यू कैन ऑल्सो चेक दैट आउट। तो आपको u का तो यहाँ पे कॉलम मिल चुका है। अब वंस यू हैव गॉट u का कॉलम, फिर हम लोगों को क्या करना है, एक और कॉलम बनाना है जिसको हम लोग दे रहे हैं नाम f इंटू यू। तो वी हैव f ओवर ईयर, वी हैव u ओवर ईयर, क्यों ना इनको मल्टीप्लाई किया जाए। तो 12 इंटू -2 कम्स आउट टू बी -24, 10 into -1 is -10, then there is 0, then there is 5, and then there is 3 2 कितना हो गया मेरे दोस्त, 6। अब बता दो, सारा सब कुछ रेडी है। तो अब अगर मुझे ये फॉर्मूला यूज करना है तो मुझे किन किन 2 समेशंस की जरूरत पड़ेगी, उनको हम लोग पिक्चर में लेके आते हैं। ये देखो, अगर मेरे पास f है तो मैंने इनका समेशन f किया, इन सभी को ऐड करके देख लो आप, 12 और 10 22 और 8 30, और यहाँ पे दिस कम्स आउट टू बी अराउंड 38। उसके बाद ये सारे FU लोगों को अगर मैंने यहाँ पे ऐड किया तो ये बन जाएगा समेशन FU, पूरे सेट को लागू होता है समेशन। तो ये दिस कम्स आउट टू बी 24, ये 11 और 10 1, और यहाँ पे आया -23। तो देखो आपके पास अभी समेशन f भी है, समेशन FU भी है। क्यों ना अभी हम लोग डायरेक्टली सम के लिए, फाइनल आंसर के लिए जाए। तो व्हाट वी नो इज x बार इज इक्वल टू a प्लस h समेशन FU बाय समेशन f। एम आई करेक्ट? तो आप मुझे बता दो, a की जगह पे आपने 25 पुट किया था, h जो था वो आपका 10 था, उसके बाद दिस वाज माइनस आई थिंक सो 23 समेशन FU आ चुका है, और यहाँ पे आया आपका 38। सो लॉजिकली जाओगे तो you'll अंडरस्टैंड कि यहाँ पे 25 माइनस आ रहा है 230 डिवाइडेड बाय कितना, 38। पूरा का पूरा कैलकुलेशन करो, कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 18.948। आप भी करो आपके कैलकुलेशन, मेरे पास है ऑलरेडी। तो दिस इज ऑन एन एवरेज आपको देता है 19। सो ऑन एन एवरेज बच्चों को जो मार्क्स मिले हैं वो है 19 मार्क्स। तो काफी कम स्कोर है भाई, देख भी सकते हो 0 से लेके 10 और 10 से लेके 20 में थोड़े नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है, तो पढ़ाई और करनी पड़ेगी। तो M3 भाई हम लोग हर मुश्किल को करने वाले हैं आसान। तो समझ लो ये था पूरा का पूरा आपका किस तरीके से अरिथमेटिक मीन वर्क होता है, इसका पिक्चर। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट पार्ट के लिए, दैट इज नथिंग बट मीडियन। अब मीडियन में क्या होता है सर, इसमें भी अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड रहेगा क्या? हाँ, लेकिन अनग्रुप्ड के लिए देयर इज नो फॉर्मूला। खुश, तो फॉर्मूला नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपको बस जो भी नंबर्स आएंगे उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने। जैसे कि इफ आई राइट 9 10 11 12 और 13, इफ आई राइट दिस इन असेंडिंग ऑर्डर, वॉट एवर ऑर्डर द ऑर्डर इज, अब मुझे बता दो इसमें से जो आपका सेंटर एलिमेंट रहेगा दैट वुड बी नथिंग बट आपका क्या रहेगा, मीडियन रहेगा। अदर वे राउंड भाई एवरेज निकालो, ये तो आपने पहले भी किया हुआ है। जैसे कि मैं अभी ले लूँ 8 10 12 और 14, इसमें भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तो सेंटर में कोई नहीं है, तो इन दोनों का एवरेज भी देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि 11 वुड बी नथिंग बट इन दिस केस आपका क्या रहेगा, मीडियन। सो हमेशा याद रखो, फॉर अनग्रुप्ड देयर इज एब्सोल्युटली नो फॉर्मूला, बट व्हेन देयर इज ग्रुप्ड देयर इज अ फॉर्मूला। और बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला भी है। तो अभी अपन जाते हैं ग्रुप्ड के लिए क्या फॉर्मूला बनता है उसके लिए। ग्रुप्ड के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे दोस्त। फॉर्मूला जो बनता है आपका मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मीडियन इज इक्वल टू L आता है प्लस H बाय F आता है, देन देयर इज
n/2 माइनस सी। तो काफी नए नए लोग इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, अब इनको किस तरीके से काम किया जाए इनके ऊपर। तो देखो L इज नथिंग बट लोअर लिमिट ऑफ किसका पता नहीं, देन H उस कौन है विड्थ, किसकी विड्थ पता नहीं, फिर उसके बाद F कौन है फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी पता नहीं, उसके बाद n इज नथिंग बट समेशन f, चलो ये तो पता है। उसके बाद c इज नथिंग बट क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसेडिंग कौन, ये भी पता नहीं। अब क्या आपको ऐसे नहीं लगता है कि जितनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी है वो थोड़ी सी इनकम्प्लीट है, क्योंकि देखो सेंटेंस ही कंप्लीट नहीं हो रहा है। लोअर लिमिट ऑफ व्हाट पता नहीं, फ्रीक्वेंसी ऑफ किसका पता नहीं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग व्हाट पता नहीं। तो इसमें भले ही आपके ये सारे आर्टिस्ट रेडी हो, आपके मूवी के लिए जरूरी है कि कोई डायरेक्टर हो। तो वही चीज यहाँ पे देयर इज बहुत बड़ा एलिमेंट जो कि हम लोगों को खुद से फाइंड आउट करना पड़ता है, जिसको बोला जाता है मीडियन क्लास। अब देखो एक बार का डायरेक्टर आ जाए तो आपका जो आर्टिस्ट है वो अच्छे से काम करना शुरू करता है। देख लो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। तो देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, पहले काम करना है किस तरीके से मीडियन क्लास निकलता है इसके लिए। तो जस्ट हैव अ लुक एट इट, बेसिक्स तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया। तो हम लोगों को काफी सारे मेंबर्स अब यहाँ से सीखना जरूरी है। तो एक सम देख ही लेते हैं क्या किस तरीके से आता है। देखिए तो अब सैलरी ऑफ स्टाफ इन रुपीज पर डे हमें बोला हुआ है, और क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से दिया है 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से लेके 40, 40 से लेके 50, 50 से लेके 60, और उनकी फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे हम लोगों को दी है। अब इन दो कॉलम के साथ एक और कॉलम मीडियन में हमेशा आता है, जिसका कॉलम का हेडिंग है CF नोन टू बी एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या है सर, फ्रीक्वेंसी तो आ चुकी है, अब क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है? क्यूमुलेटिव का मतलब है आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो अब ऐड होते हुए आगे बढ़ेगी। कैसे? देखो इनिशियली यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है 5, उसमें ये 8 ऐड करो तो यहाँ पे हो जाएगा 13, और 13 ऐड करो तो हो जाएगा 26, 10 ऐड करो तो हो गया 36, 8 ऐड करोगे तो कितना आया 44। तो देखो क्यूमुलेटिव का मतलब ये आपकी ऐड होते पाइल अप होते चली जाती है। अब f तो मेरे पास है, तो f मेरे पास है, तो मैं चांस क्यों छोड़ू, आई विल गो फॉर समेशन f, जो कि मुझे पता है, जिसको n भी बोला गया है यहाँ पे। तो देखो ये टोटल ऐड किया तो यही से पता चला था इट वाज नथिंग बट 44। तो देख भाई f अपने पास है, समेशन f अपने पास है, CF भी अपने पास है। अब एक्चुअल में सबसे पहले हम लोगों को क्या करना जरूरी था, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले टू फाइंड हमें जाना है मीडियन क्लास। ये वाला पार्ट अच्छे से समझ लो, बुक्स में ठीक से नहीं दिया है काफी सारे, तो प्लीज हैव अ लुक एट दिस। मीडियन क्लास को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले तो टू फाइंड मीडियन क्लास n/2 इज इक्वल टू समेशन f/2 है। n की वैल्यू मैंने बोली थी आपको, n इज नथिंग बट समेशन f होता है कि नहीं? तो अब देखो उस हिसाब से जाओ तो समेशन f का आंसर मेरा ऑलरेडी आ चुका है 44 बाई 2 किया तो कितना आया 22। अब आपको चेक करना है ये नंबर, दिस नंबर शुड बी ग्रेटर देन the cumulative frequency we have got। तो मुझे बता दो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम आपके पास है, आपके पास जो नंबर है वो कौन सा है 22। 22 नंबर जो है वो आपके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी से ग्रेटर दिखाई दे रहा है। ऑब्वियसली 13 से जस्ट ग्रेटर दिखाई दे रहा है, तो 13 से ग्रेटर अगर दिखाई दे रहा है तो उसका जो क्लास रहेगा, भाई मेरे हम लोग आ गए पिक्चर में, इसका जो क्लास रहेगा दैट वुड बी नथिंग बट आपका क्या रहेगा मीडियन क्लास। नाउ CF वी हैव गॉट। सो अब इसके लिए मेरा डायरेक्टली मीडियन क्लास बन जाता है, मीडियन क्लास जो बन जाता है दैट कम्स आउट टू बी 30-40। डिड यू गेट माय पॉइंट? वापस देखो जो नंबर आपको दिखाई देता है आता है वो नंबर आपके CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में जस्ट ग्रेटर के क्राइटेरिया में जहां पे भी घुस जाएगा उसका जो क्लास रहेगा दैट वुड बी नथिंग बट मीडियन क्लास। अब आप मुझे बता दो, सम सॉल्विंग के लिए जाओ तो फॉर्मूला तो आपको पता है, मैं लिख लेता हूं।
is equal to L plus H by F, then there is N by 2 minus C। चलो एक एक को पकड़ पकड़ के खत्म करते हैं। L आपको क्या सिखाया था, चलो देखो, L was what, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास कितना है दोस्त, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। उसके बाद H मतलब विड्थ कितना है, 10 का है। फिर फ्रीक्वेंसी किसका हम लोगों को पिक करना है दोस्त, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास कितनी दिखाई दे रही है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 13 दिखाई दे रही है। उसके बाद n/2 का वैल्यू भी आपको पता है, कम्स आउट टू बी 22। अब बचा सवाल C का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास। बहुत अच्छा वर्ड है, प्रीसेडिंग मतलब क्या होता है, पीछे वाला। तो किसके पीछे वाला दोस्त, आपके मीडियन क्लास के जस्ट पीछे जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको आपको लेना है, यानी कि दिस विल बी 13 अगेन। तो आपका अब मीडियन का जो आंसर दिखाई देगा, सो मीडियन इज इक्वल टू, कम ऑन, L की जगह पे लिखोगे 30 प्लस लिखोगे H की जगह पे 10, देन देयर विल बी 13, देन देयर विल बी 22, देन देयर विल बी 13। तो ये सभी कुछ कैलकुलेट होगा मेरे दोस्त, और ये सब कुछ आप खुद भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। यू विल गेट योर आंसर हैज टू बी अप्रोक्सीमेटली 36.92 के आसपास। ये है मेरे भाई आपका, आई एम सॉरी, ये है आपका मीडियन का आंसर। खत्म, इतनी सिंपल कॉन्सेप्ट थी मीडियन की। तो पता चला जैसे भी सम आया आप लोग इसको क्लियरली क्रैक कर सकते हो। तो कॉन्सेप्ट अगर आपकी क्लियर है तो मीडियन क्लास किस तरीके से निकालना ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा जब भी कभी आप मीडियन की कॉन्सेप्ट वर्कआउट करोगे तब। अब जाते हैं तीसरे मेंबर के पास जिसका नाम है मोड। अब ये मोड भाई साहब है ना, ये तो बहुत सिंपल है। ये हम मुझे बोलते हैं कि मैं जहां जहां पे रिपीटेड रहूंगा ना, तो मेरा रिपीटेड वाला जो भी नंबर रहेगा ना, दैट वुड बी नथिंग बट मेरा मोड। मैं बताता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल अनग्रुप्ड के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं, ग्रुप्ड के लिए तो वैसे भी इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला रहने वाला है। अनग्रुप्ड के लिए अगर मेरा फ्रीक्वेंसीज कुछ ऐसे आ रहा है 1 2 3 2 1 2 5 4 2, तो मुझे बता दो इसमें सबसे रिपीटेड नंबर आपका कौन सा आ रहा है, 2 आ रहा है ना, तो रिपीट हो रहा है 2 2 2 2 4 बार आ चुका है, तो इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है कि नहीं, तो बस बात खत्म होगी। इसका मोड जो हो गया वो दिस इज नथिंग बट मोड इज इक्वल टू 2, तो बात खत्म। सो इसीलिए अनग्रुप में इसको पूछा नहीं जाता, ये तो कोई भी कर सकता है। सवाल कहाँ पे, सवाल है ग्रुप्ड डेटा के लिए, और देख सकते हो ग्रुप डेटा के लिए हम लोगों के पास मोड का स्पेसिफिक फॉर्मूला है जिसको यूज करना पड़ेगा, L प्लस H इंटू F1 माइनस F0 अपॉन यहाँ पे होगा ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस यहाँ पे आएगा F2। तो अब सारे मेंबर्स आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे भी वही दिक्कत है दोस्त, L इज नथिंग बट लोअर लिमिट ऑफ किसका पता नहीं है, देन H इज नथिंग बट विड्थ। चलो ये तो खैर पता चलता है, जैसे हम लोगों को रेंज दी जाती है, क्लास इंटरवल दिया जाता है। तो अब उसके बाद F1 जो होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ, उसके बाद F0 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसेडिंग एंड F2 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग। अब आप मुझे बता दो अगर ऐसा कुछ सीन चल रहा है तो ये भी थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा नहीं लग रहा है आपको, मुझे तो लग रहा है। आप देख लेना, लोअर लिमिट ऑफ किसका, फ्रीक्वेंसी ऑफ किसकी, तो इन सब जगह पे भी आपको एक और डायरेक्टर की जरूरत है, मतलब स्टाफ रेडी है, लेकिन आपको अब आर्टिस्ट के साथ साथ जरूरी है कि डायरेक्टर भी हो। तो यहाँ पे भी आपको मॉडल क्लास निकालना पड़ेगा। अब वो बोलोगे अरे सर वो मीडियन क्लास में तो बहुत काम करना पड़ रहा है, मॉडल क्लास में क्या करना पड़ता है, कुछ भी नहीं। जो आपका रिपीटेड फ्रीक्वेंसी का कॉलम रहेगा जो ज्यादा होगा ना, उसको आप चुपचाप क्या बोलो, मॉडल क्लास बाय ऑब्जर्वेशन। तो सिंपल चीजें सम के लिए जाता हूं तो देखो शायद आपको पता चले। अब यहाँ पे देखो क्लास इंटरवल दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दी है, तो मैं अगर इसको CI के कॉलम के हिसाब से लिखूं तो CI का कॉलम मुझे दिखाई देता है एज इन 0 से लेके 10, देन 10 से लेके 20, देन 20 से लेके 30, देन 30 से लेके 40, एंड देन 40 से लेके 50, 50 से लेके 60, एंड देन देर इज 60 से लेके 70। तो जो भी कुछ मिल रहा है मुझे, अब अकॉर्डिंगली अगर मेरी फ्रीक्वेंसीज अगर आप देखोगे तो यूल अंडरस्टैंड कि यहाँ पे आ रहा है 4, देन देर इज 7, देन देर इज 8, देन देर इज 12, देन देर इज 25, देन देर इज 18, and then there is what 16. So if you look at this particular sum you will clearly understand कि मेरे दोस्त यहाँ पे सम को देखते ही मुझे एक चीज पता चल रही है कि यहाँ पे रिपीटेड में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आ रही है 25 की। तो ये जो होगा ना 40 से लेके 50 ये आपका रहेगा मॉडल क्लास। तो आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो बाय ऑब्जर्वेशन F max is
एफ मैक्स इज 25 है ना, हेंस मॉडल क्लास इज 40 से लेके कितना होगा मेरे दोस्त, 50 तक के होगा। अब ये मॉडल क्लास अगर आपको एक बार का पता चला तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको करना क्या होगा, सिंपल चीज करनी है, फॉर्मूला उठाओ और फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो। डू वी हैव फॉर्मूला विद अस। अब देखो फॉर्मूला के कितने सारे मेंबर्स है जो कि हम लोगों को पता होने चाहिए थे। देखो अभी मोड, आई एम गोइंग टू राइट द फॉर्मूला, फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पे L प्लस एच इंटू F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय, देख लेना, ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2, ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2। मैं काम करता हूँ, इन सारे लोगों को आपको पहचान करा के दे देता हूँ, कैलकुलेशन आप कर लेना, इतना तो डिफिकल्ट है नहीं आपके लिए, कैलसी भी है आपके साथ। तो चलो एक एक का काम करते हैं हम लोग। मुझे बता दीजिए L मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ लोअर लिमिट। तो मुझे बता दो आप लोअर लिमिट क्या है, किसका, आपके मॉडल क्लास का लोअर लिमिट क्या है। ऑफ कोर्स आपके लोअर लिमिट जो होगा वो रहेगा 40। उसके बाद आपको h पता है, गैप कितने का है, विड्थ कितने का है, 10 का है। उसके बाद f1 मतलब इसकी खुद की फ्रीक्वेंसी, f1 मतलब इसकी खुद की फ्रीक्वेंसी जो कि है 25, f0 मतलब इसके पीछे वाले की फ्रीक्वेंसी, प्रीसेडिंग मतलब पीछे वाला कितना आ रहा है 12, और f2 मतलब इसके आगे वाले की फ्रीक्वेंसी जो कि कितनी आ रही है मेरे दोस्त 18। तो भाई मेरे, अगर मैंने इतने सारे लोग आपको ऑलरेडी सॉल्व करके दिए हुए हैं तो मुझे बता दो आप लोग क्या अभी डायरेक्टली मोड का आंसर लेके आ सकते हो। मैं आपको और भी अच्छा करके देता हूँ, प्लीज लास्ट आंसर आप निकाल लेना। 40 प्लस h की जगह पे आप लोग लिखोगे 10, देन देयर इज f1 माइनस f0, 25 में से 12 चले गए, अपॉन 2 इंटू F1, 2 इंटू F1 कितना है भाई 25 है, फिर माइनस कितना है F0 कितना है 12, माइनस कितना है F2 कितना है 18। तो ये सब कुछ आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और प्लीज चेक कर लो एक बार का ये कैलकुलेशन करने के बाद क्या आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली इस तरीके से आता है क्या। और अगर आता है तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, कैलसी आप सही से यूज करें और कैलसी आपका सही आंसर भी दे रहा है। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व सम्स ऑन मोड। अब जैसे कि मोड खत्म हो जाए उसके इमीडिएटली बाद आते हैं बचे हुए 2 लोग, मेरे भाई इनके ऊपर कभी कोई सम नहीं आएगा आपको, बस अगर एमसीक्यूज आए तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखो ज्योमेट्रिक मीन स्टैंडर्ड फॉर्मूला, हार्मोनिक मीन स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो प्लीज ये 2 लोग जो है इनके ऊपर थियरी में ये नहीं पूछे जाते हैं, सो थियरी में नहीं आएंगे, बट एमसीक्यू में इट इज इंपॉर्टेंट कि आप इनके न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरीके से इनके फॉर्मूलाज को अच्छी तरीके से याद रखो। तो आई होप आपको जो सेंट्रल टेंडेंसी के 5 लोग हैं जैसे कि अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन तक के सारे की सारी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुकी है। जो नेक्स्ट सब टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं वो है डिस्पर्शन या फिर डेविएशन। देखिए ना, जब आप कार चलाते हो और रात का समय है तो सामने जो गाड़ी रहती है उसकी लाइट आपके कार के कांच के ऊपर आती है। तो वो जब लाइट आती है तो भले ही पॉइंट से निकलती हुई लाइट होगी, बट आपके कांच पे जब आती है तो काफी स्कैटर्ड दिखाई देती है, डिस्पर्स दिखाई देती है। तो वो जो डेविएशन है ना, दैट डेविएशन बेसिकली हैज 2 टाइप्स, नंबर 1 मीन डेविएशन और दूसरा है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। मैं आपको पहले एक चीज क्लियर कर दूं, मीन डेविएशन ज्यादा पूछा नहीं जाता है, अगेन एमसीक्यू फॉर्मेट के लिए ठीक है, बट ये जो है थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपको मीन डेविएशन में ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। तो अब सबसे पहले तो हम लोग मीन डेविएशन पहले देख लेते हैं सो दैट वी कैन फोकस ऑन टू स्टैंडर्ड डेविएशन अच्छे से। तो मीन डेविएशन में क्या क्या चीजें बताइए। पहले तो आप खुश रहो कि आपको जो फॉर्मूला दिखाई दे रहा है मीन डेविएशन का वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये देखो, ऐसा कहीं फॉर्मूला आपने देखा है, एन तो आपको पता है समेशन एफ होता है, तो ये फॉर्मूला काफी मैच करता है आपके एक्स बार की कॉन्सेप्ट के साथ। देखो तो सही, एक्स बार का कॉन्सेप्ट अनग्रुप डेटा के लिए क्या सिखाया था, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। तो ये वही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे एक्स हट चुका है और उसकी जगह पे आपको कौन सी टर्म मिल रही है, डी। आप पूछोगे डी क्या होता है, डी इज नथिंग बट डेविएशन। तो डेविएशन जो होता है वो किस तरीके से कैलकुलेट करते हो, डी इज इक्वल टू ईदर एक्स माइनस ए या फिर एक्स माइनस एक्स बार। आप ना चाहिए तो एक पेंडुलम का भी एग्जांपल लो, ये आपका इस तरीके से अगर पेंडुलम है तो ये उसका मीन पोजीशन है, करेक्ट। तो अगर ये मीन पोजीशन है तो उसको अगर हम लोगों ने कहीं से भी एक हाथ फोर्स दिया तो जिस पोजीशन पे वो अभी है तो डेविएटेड है ना। तो इस केस में ये जो डेविएशन है, इस पोजीशन को अगर मैं एक्स बोलूं तो दिस इज एक्स माइनस मीन पोजीशन, सो डेविएशन इज एक्स माइनस मीन पोजीशन। अब आप बोलोगे सर एक्स माइनस मीन तो सही है, ये एक्स माइनस ए क्या है, तो मेरे भाई ए को भी हम लोग सीख चुके हैं, इज व्हाट, एज्यूम मीन। तो वही चीज है
x माइनस ए एक्स माइनस एक्स बार, और कोई भी डेविएशन जो होता है वो डिस्टेंस होने की वजह से कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसीलिए जब कैलकुलेशन में कंसिडर किया जाएगा तब हमेशा मॉड में कंसिडर किया जाएगा। इसीलिए आपका फॉर्मूला फॉर मीन डेविएशन कम्स आउट टू बी समथिंग लाइक समेशन ऑफ एफ डी अपॉन एन, जहां पे आप इसको समेशन एफ तो वैसे ही है, मॉड ऑफ इसको लिख सकते हो x माइनस ए या फिर x माइनस एक्स बार, जो भी आपको सब में दिया हुआ रहेगा वो डिवाइडेड बाय आपको n करना है। यार यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? मैं वापस इसमें याद दिला दूं आपको, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, जो n होता है ना, n इज नथिंग बट क्या होता है, समेशन एफ ही होता है। तो बस ये आपको इतना याद रहा तो भी यहाँ पे सारे के सारे कैलकुलेशन वर्कआउट हो सकते हैं। अब इसके बाद सर क्या है, अब इसके बाद है स्टैंडर्ड डेविएशन। मैंने बोला ये स्टैंडर्ड डेविएशन एग्जाम में काफी बार आया हुआ है, सम्स भी आए हुए हैं, इसका सम भी मैं आपका एक लेने वाला हूं। तो सबसे पहले तो ये 6 नहीं है, दिस इज सिग्मा। सो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन देखो इसका क्या है, सिग्मा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है दैट इज सिग्मा। डन। अब सिग्मा के लिए जो फॉर्मूला है वो कौन सा है, देखो h दिया हुआ है, बाजू में अंडर रूट किया हुआ है, फिर उसके बाद लिखा है 1/n समेशन ऑफ एफ यू स्क्वायर, माइनस लिखा हुआ है ब्रैकेट का स्क्वायर, और अंदर टर्म है समेशन एफ यू बाय एन। अब आपको काफी नए नए मेंबर्स दिखाई दे रहे होंगे, मैं हूं ना सबकी पहचान करके आपको देता हूं। एच का तो मतलब आपको पता है इज नथिंग बट विड्थ, उसके बाद एन आपको पता है, अभी अभी मैंने सिखाया भाई एन इज नथिंग बट समेशन एफ होता है। अब रहा सवाल सर जी यू क्या होता है, तो x माइनस ए बाय एच, क्या कहीं आपने देखा नहीं लग रहा है आपको ये? एब्सोल्युटली आपने ये जरूर देखा होगा। ये कौन है मेरे भाई, x माइनस ए बाय एच वॉज नथिंग बट आर ग्रुप्ड डेटा के जो अरिथमेटिक मीन में हम लोगों ने यूज किया, वही यूज यहाँ पे हम लोगों को करना है। सो दिस इज योर फॉर्मूला। अब एक काम करो, नोटबुक आपके सामने होगी, तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा सिंबल दो, ये फटाफट लिख लो और 2-5 मिनट में इसको पूरी तरीके से मगअप कर लो। हम लोगों को इसके ऊपर सम्स को सॉल्व करना है। अब रहा सवाल सर क्या 2 ही लोग हैं, मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन, उसमें से भी तो मीन डेविएशन आपने बोला नहीं आता है। रुक भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे खत्म हो तो उसके बाद आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए जिसको बोला जाता है वेरिएंस। एंड सर कितनी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बस इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बताता हूं और आप खुश हो जाओगे। इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है बस और बस सिग्मा को स्क्वायर करने के बाद, मतलब कि आपके जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन का आपका आंसर आया होगा उस आंसर को जब आप स्क्वायर करोगे तो आपको जो मिलेगा दैट इज नथिंग बट आपका वेरिएंस का आंसर। तो बहुत ही अच्छा हो गया भाई। अब अरे सर ये भी तो आ गया, अब हम लोग क्या करें मैं बताता हूं। शुरू यहां से किया, इसका स्क्वायर किया तो वेरिएंस अंकल आ गया। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोला जाता है सीवी, ये बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है, नोन टू बी एज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मतलब क्या है, वेरिएशन आपको पता है वेरी हो रही चीज है, तो उसका कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। मैं पहले फॉर्मूला बता दूं फिर हम लोग आगे डिस्कशन के लिए जाते हैं। फॉर्मूला देखते ही आपको कुछ लोगों की जोरदार याद आएगी। जो पहला मेंबर जिसकी मुझे जोरदार याद आ रही है वो ऊपर लिखा हुआ है सिग्मा, यानी कि कौन भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना होगा। उसके नीचे देखो धमाका, ये है अपना अरिथमेटिक मीन, कौन, एक्स बार। तो सिग्मा निकालना है, एक्स बार निकालना है, दोनों को डिवाइड करना है और परसेंटेज में आंसर देना है, इसलिए इसको इनटू 100 आपको करना होगा। तो सिंपल एनालॉजी भाई, जब भी कभी आपको सीवी के ऊपर सम पूछे जाएंगे आपने चुपचाप पहले एक्स बार निकालना है। स्टेप देखो, आप पहले एक्स बार निकालना है, फिर सिग्मा निकालना है और फिर उसको डिवाइड करके इनटू 100 करना है। अब क्या सर इस सीवी के बारे में एक और अच्छी बात बता सकते हो? एब्सोल्युटली मैं बताऊंगा आपको। आप हमेशा देखना जितना वेरिएशन होगा उतनी कंसिस्टेंसी जो होगी वो कम मानी जाती, और जितना वेरिएशन कम होगा उतनी कंसिस्टेंसी जो है वो ज्यादा मानी जाती है। तो देखो सिंपल चीज है, मैं बहुत बार इसमें ना वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ का एग्जांपल देता हूं कि भाई वीरेंद्र सहवाग एक तो रन निकालेगा तो एक तो 0 पे आउट होगा या फिर 200-300 रन बना के जाता है, तो वेरिएशन बहुत ज्यादा है बट भाई की कंसिस्टेंसी थोड़ी कम है। लेकिन राहुल द्रविड़ देखो हर मैच में 30-40 30-40 50 60-70, मतलब राहुल द्रविड़ की वेरिएशन कम है बट कंसिस्टेंसी क्या है, ज्यादा है। चलो ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको एक सिंपल चीज यहां से बताता हूं, बस उतनी याद रख सकते हो मेरे लिए। देखो अगर आपका CV ग्रेटर होगा तो आपका कंसिस्टेंसी जो है वो क्या होगा, लेस होगा। अगर आपका CV लेस होगा तो आपकी कंसिस्टेंसी जो है वो क्या होगी, ग्रेटर। तो ये एक दूसरे के रिलेशनशिप में
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये आपको समझ में आया क्या? बस इतनी चीज आपने याद रखनी है। अब अरे सर चलिए ना फिर इसका एक हाथ सम देखते हैं। मैं आपको बताऊं, बहुत दिनों से, बहुत सालों से एक सम बहुत फेमस है, इसके ऊपर आता है। पहले हम लोग उस सम के ऊपर काम करते हैं। सो लेट्स हैव अ सम, गोल स्कोर्ड बाय टू टीम्स ए एंड बी। चलो क्रिकेट का तो बहुत एग्जांपल हो गया, अब फुटबॉल के साथ हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। गोल्स स्कोर्ड बाय टू टीम्स ए एंड बी इन फुटबॉल सेशन आर एज फॉलोज। सो डिटरमाइन विच टीम इज मोर, क्या बोला है भाई मेरे, कंसिस्टेंट। प्लीज देखना यहाँ पे क्या नोट करना है हम लोगों को। अगर बोला है कौन सी टीम कंसिस्टेंट है, तो आपको सबसे पहले तो किसके ऊपर काम करना है? रिवर्स इंजीनियरिंग करो दोस्तों। आपको काम करना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के ऊपर। तो आपको सबसे पहले तो सीवी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, सिग्मा अपॉन एक्स बार इनटू क्या करना है आपको, 100 करना है। आप मुझे बता दो सिग्मा मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन। एक्स बार मतलब क्या होता है? आपका मीन होता है। तो मुझे बता दो जल्दी जल्दी से, यहाँ पे आपको टीम ए टीम बी दी है, तो देख लो नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड का एक कॉलम है जहां पे 0 1 2 3 4 लिखा हुआ है। नंबर ऑफ मैचेस बाय टीम ए, कितने मैचेस है जहां पे उन्होंने सिर्फ 0 गोल्स बनाए थे, कितने मैचेस है जहां पे उन्होंने 3 गोल्स बनाए थे। इस हिसाब से टीम ए टीम बी का सेग्रीगेशन करके हम लोगों को दिया हुआ है। अब अरे सर अगर ऐसा कुछ दिया है, सीवी निकालना है, तो अब प्रॉब्लम क्या होगी मैं बताता हूं आपको। 2 तरीके के सीवीज निकालने पड़ेंगे, टीम ए का सीवी और टीम बी का भी सीवी। यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे सिग्मा अपॉन एक्स बार जो है वो आपको इस तरीके से निकालना पड़ेगा। यानी कि ए का पूरा कैलकुलेशन, बी का पूरा कैलकुलेशन करके फिर इन दोनों के जो सीवी आएंगे उसमें से जिसका सीवी कम होगा उसकी कंसिस्टेंसी ज्यादा मिलेगी। यानी कि इन दोनों में से जिसका भी सीवी कम आएगा वो हम लोगों के लिए ज्यादा बेटर होगा, बिकॉज हम लोग उसको कंसिस्टेंट टीम मानेंगे। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? अगर ये सच में समझ में आया तो अब आपको बेसिक स्टेप समझ में आया है कि टू फाइंड सीवी ऑफ ए वी नीड टू पहले फाइंड क्या करना होगा भाई, सिग्मा ए, और उसके बाद हम लोगों को एक्स से फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो जस्ट बी विथ मी। पहले हम लोग एक काम करते हैं, फॉर टीम ए कैलकुलेशन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। टीम ए के जो जो कैलकुलेशंस लगेंगे मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश जरूर करूंगा। तो चलो, सो सबसे पहले तो आई विल बी डीलिंग विथ टीम ए, राइट। अब देखो टीम ए के बारे में मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है वो मैं बस यहां से उठा लेता हूं। तो क्या क्या लोग दिखाई देंगे मुझे यहाँ पे? एक्स दिखाई देगा 0 1 2 3 4। सो एक्स इज 0 1 2 3 4, डन। उसके बाद एफ मुझे दिखाई देगा, एफ दिया हुआ है भाई 27 9 9 8 5 4 27 9 8 5 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 4, करेक्ट है। अब आप मुझे बताओ आपको जो फॉर्मूलाज यूज करने वो कौन से यूज करने। मैं ना यहाँ पे ना साइड में ना कुछ फॉर्मूले लिख देता हूँ, शायद आप उन फॉर्मूलाज को पहचानते हो। देखो कुछ मैंने ऐसे सिखाया था, आपको याद है? समेशन ऑफ एफ यू स्क्वायर, देन देर इज माइनस साइन आता है, देन देर इज समेशन एफ यू बाय एन आता है, और यहाँ पे क्या आता है? ब्रैकेट स्क्वायर आता है। ये भी हम लोगों को फाइंड आउट करना है। और इसी के साथ साथ आई थिंक सो एक्स बार भी हमें पता होना चाहिए। फॉर्मूला लिख लेता हूँ, ए प्लस एच समेशन ऑफ एफ यू अपॉन समेशन ऑफ एफ। तो ये 2 फॉर्मूलाज हम लोगों को तरीके से यूज करने हैं और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इन फॉर्मूला को यूज करने के लिए एक्स का कॉलम हो चुका है, एफ का कॉलम हो चुका है, फिर इसके बाद आप कौन से कॉलम के लिए जाओगे? ऑफ कोर्स एक्स और एफ के कॉलम के खत्म होने के बाद मैं जाऊंगा कॉलम यू का रहेगा, जहां पे मुझे यू अंकल को फाइंड आउट करना होगा। फिर जाके मैं यहाँ पे यू के बाद लेट्स गो फॉर एफ यू का एक कॉलम बनेगा और उसके बाद एक एफ यू स्क्वायर का भी कॉलम बनेगा। तो मैं तो भाई इस तरीके से दिमाग लगाऊंगा। आप जस्ट बी विथ मी किस तरीके से सर सॉल्व कर रहे हैं देख लेना। जो नए कॉलम्स है उसमें यहाँ पे इसका फॉर्मूला है एक्स माइनस ए बाई एच। तो मुझे बता दो एक्स माइनस ए बाई एच जो होता है उसमें अब यहाँ पे एच का तो मतलब कोई बनता नहीं है, बिकॉज एक 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 के बाद ही जा रहे हैं। तो एच तो आपका यहाँ पे 1 हो गया भाई, तो यहाँ पे मैंने लिखा 1। अब बता ओ कि मैंने कैपिटल ए यानी कि एज्यूम मीन की जगह पे क्या लेना चाहिए? 0 से लेके कितना है? 4 है। तो एज्यूम मीन के लिए मैं एज्यूम कर लेता हूं कि लेट्स से a इज इक्वल टू 2। तो मैं वापस आपको यहाँ पे दिखा दूं कि मैं यहाँ पे इसको फॉर्मूला वाइज में x माइनस ए बाई एच है, तो इसको मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे खिला पिला के h को मैंने 1 किया हुआ है और a को मैंने 2 किया हुआ है। समझ में आया? तो चलो अब कॉलम्स कंप्लीट कर लेते हैं। जस्ट हेल्प मी आउट इन दिस। x माइनस 2 बाई 1 करोगे तो 0 माइनस 2 बाई 1 करोगे तो यहाँ पे क्लियरली आपका आ जाएगा -2। तो दिस यू हैव गॉट एज -2, दिस इज एज यूजुअल -1 आएगा, फिर यहाँ पे 0 आएगा, फिर यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा? 2। तो ये तो भाई काफी ऑब्वियस है। अब आप बता देना मुझे फटाफट f इंटू यू। एफ इंटू यू, एफ है आपके पास, यू है आपके पास, कितना हो गया? -54 हो गया, फिर -9 हो गया,
फिर यहाँ पे 0 हो गया, फिर यहाँ पे 5 हो गया, फिर यहाँ पे कितना हो गया 8 हो गया। तो ये भी रेडी है। अब u का स्क्वायर बता दीजिए, ओरली -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 इंटू 27 करोगे तो यहाँ पे 108 आएगा। देन 1 इंटू 9 होगा सिर्फ 9, देन देर विल बी 0। u का स्क्वायर करोगे तो 1 हुआ, यहाँ पे 1 इंटू 5 इज 5, देन 2 का स्क्वायर इज 4, 4 5 यहाँ पे हो गया आपका 20। तो अब सारे कैलकुलेशंस आपके पास, सॉरी 4 4 आई एम सॉरी, तो यहाँ पे 4 4 जो आएगा दैट वुड बी नथिंग बट आपका कितना आएगा 16। ये देखो ये 2 2 का स्क्वायर 4 4 के साथ ये 4 किया तो 16 आया। अब मुझे बता दो, इतना सब कुछ इतने एफर्ट्स लेने के बाद मुझे बता दो n इज इक्वल टू होता है आपका समेशन f। करेक्ट है। तो चलो जल्दी से भाई को ऐड कर लो। यहाँ पे 9 और 8 17 5 22 22 और यहाँ पे आ गया आपका 26 26 और 27 करोगे तो आई थिंक सो मेरे हिसाब से दिस कम्स आउट टू बी 53। कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखो 13 में से 9 चले गए तो 4 + 4 तो ये -50 आ गया। क्या बात है, समेशन एफ यू आई गॉट एज टू बी -50। कोई नहीं। अब उसके बाद देखो ये कितना आएगा 108 21 138। क्या बात है, ये भी आ गया समेशन ऑफ एफ यू स्क्वायर विच इज नथिंग बट 138। तो भाई सारा सेटअप अभी रेडी है। मैं दोनों कैलकुलेशंस कर रहा हूँ और CV ऑफ A निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। तो एक बार का इतना भी आपको समझ में आ जाए ना तो हम लोगों को टीम B के कैलकुलेशन के लिए ज्यादा दिक्कतें नहीं होगी। तो टीम A का मैंने सब कुछ करना है अभी कैलकुलेशन। तो x बार इज इक्वल टू a प्लस एच, फॉर्मूला है अपने पास समेशन एफ यू बाय समेशन एफ। चलो फटाफट मुझे सब्स्टिट्यूट करके ही बता दो, अभी पूरा आंसर खत्म करके बाजू में हटेंगे हम लोग। a की जगह पे सर ने एज्यूम किया था कितना दोस्त मेरे 2, h कितना है 1 है, समेशन एफ यू का आंसर कितना है भाई -50 है और समेशन f का आंसर कितना है 53 है। राइट तो अब जाके ये कैलकुलेशन जब पूरा का पूरा वर्कआउट होगा you'll get your answer as to be 1.056 के आसपास। तो वट एवर इट इज ये है आपका आंसर फॉर व्हाट x बार। आप खुद भी एक बार प्लीज 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 कैलकुलेट करके देखना। अब ये अगर आपका कैलकुलेशन हो चुका है तो इसके इमीडिएटली बाद जो हम लोग नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे दैट कैलकुलेशन वुड बी नथिंग बट x बार के बाद होता है अपना सिग्मा अंकल, जो कि फॉर्मूला मेरे पास है। तो फॉर्मूला तो पहले अच्छे बच्चों की तरह लिख लेते हैं। चलो दिस देन देयर इज 1/n, देन हमारे सर ने बोला है समेशन एफ यू स्क्वायर होना चाहिए, फिर माइनस साइन आनी चाहिए, फिर सर ने बोला है समेशन एफ यू बाय n होगा और ब्रैकेट का क्या होगा स्क्वायर होगा। तो चलो एक एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने में हेल्प करो। ये तो भाई मेरा 1 हो गया, h की जगह पे यहाँ पे 1/n की जगह पे आई हैव गॉट व्हाट 53। कोई बात नहीं। समेशन ऑफ एफ यू स्क्वायर आई हैव गॉट 138 राइट। फिर सर ने बोला है माइनस साइन और ब्रैकेट समेशन एफ यू में है -50/53 और ब्रैकेट का स्क्वायर। भाई कैलसी आपके पास है तो मुझे बिल्कुल मत बताइएगा कुछ भी, ये पूरा कैलकुलेशन आपने करना है। एक बात क्लियर, डू नॉट टेक दिस माइनस साइन आउट। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो पूरा कैलकुलेशन तरीके से करो, एक एक स्टेप बाय स्टेप पूरा कैलकुलेशन करने के बाद मुझे बता दो आपका आंसर क्या आता है। जो आंसर मुझे दिखाई दे रहा है दैट कम्स आउट टू बी 1.309। क्या आपका भी आंसर यही आया है? प्लीज एक बार क्रॉस चेक करना। और अगर आपका आंसर ये आया है तो मेरे भाई अब आपके पास x बार है, अब आपके पास सिग्मा है, तो आप करोगे क्या? अब आपको CV ऑफ A फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो यहां पे आप जाओगे हेंस CV ऑफ A is equal to sigma upon x bar into कितना करोगे 100। Do we have sigma with us? Yes, 1.309। Do we have x bar with us? Yes, that is nothing but 1.056 और into 100 कर लिया तो ये पूरा कैलकुलेशन मैं करूंगा तो I'll get my answer has to be 123 पॉइंट मुझे मिलता है यहाँ पे 95। कोई बात नहीं, दिस इज माई CV ऑफ A। अब जिस तरीके से CV ऑफ A फाइंड आउट किया है उसी तरीके से CV ऑफ B को हम लोग फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे टीम ए के लिए हम लोगों ने CV निकाला है, हम लोगों को टीम बी के लिए भी काम करना पड़ेगा। स्टेप्स तो ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। x आपको दिया हुआ है वो लिख दिया, f जो था हम लोगों को जो इनिशियल सम में दिया था दोस्त वही f जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जितना सब कुछ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अब कैलकुलेशंस करते हैं। आपको पता है कौन कौन लोग लगेंगे? ऑब्वियस रीजन है, आपको अब यहाँ पे लगेगा u अंकल, जो कि आपको पता है मैं क्या लिखने वाला हूँ x माइनस a बाय h। तो a की वैल्यू होगी 2, h की वैल्यू होगी 1। तो सिंपल है, h की जगह पे यहाँ पे हो गया 1। उसके बाद देयर विल बी fu अंकल एंड देन देयर विल बी fu स्क्वायर अंकल। तो थीम तो क्लियर है भाई, मैं फटाफट शुरू कर रहा हूं, आप लोगों ने बस सपोर्ट करना है मुझे। देखो u की वैल्यू अगर मैं करूं तो वापस यहां पे 0 - 2/1 करोगे तो -2 आएगा। देन देयर विल बी -1 0 1 2। ये प्रैक्टिस से आपको समझ में आएगा कि नंबर बहुत इजी आते हैं। अब इसके इमीडिएटली बाद f into u करोगे तो दिस विल बी -34।
then this will be -9, then there will be 0, then there will be 5 and then there will be 6। तो ये आया, हम लोग यहाँ तक आ गए। अब यहाँ तक आने के बाद fu के स्क्वायर पे काम करना है, तो -2 का स्क्वायर होता है 4। यहाँ पे बहुत लोग गलतियां करते हैं, तो 4 × 17 करोगे तो 68 आएगा। -1 का स्क्वायर 1 × 9 9 आएगा, देन देयर विल बी 0, 5 × 1 1 और यहाँ पे 5 × 1 5 एंड देन 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 के साथ ये 3 किया तो यहाँ पे आया 12। अब ये सारे कैलकुलेशन में जिन जिन लोगों की एडिशन हम लोग कर सकते कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे समेशन एफ करूँ तो आप देख सकते हो 9 और 6 15 20 20 23 और 17, यहाँ पे आ गया आपका समेशन एफ का आंसर कितना आ गया भाई 40 आ गया। अब इसके बाद आप लोग इन लोगों को ऐड करो, इन लोगों को ऐड करने के बाद देखो आपको क्या मिलता है, आंसर में कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। 11 में से 2 -32 आता है समेशन एफ यू का आंसर। तो समेशन एफ यू हैव गॉट -32, इसी को एन भी बोला जाता है। और आएगा अब मजा 68 + 9 नया 9 और 5 14 14 26 26 और दिस करोगे तो 94 के आसपास आता है। तो समेशन एफ यू स्क्वायर कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 94। तो भाई मेरे सारे एडिशंस रेडी है, सेटअप रेडी है, क्यों ना एक एक एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए आगे बढ़े। हेल्प करोगे अब मुझे? देखो हेल्प तो आपको करनी पड़ेगी। मैं जाऊंगा एक्स बार के लिए। सो एक्स बार इज इक्वल टू a + h। हमारे सर ने सब कुछ सिखाया है अभी, तो आपको सब कुछ तो आना चाहिए। तो बता दो a की जगह पे कितना होगा 2, h की जगह पे 1 किया हुआ है। समेशन एफ यू की जगह पे आएगा -32 और समेशन एफ यानी कि n की जगह पे आएगा मेरे दोस्त सिर्फ और सिर्फ कितना आएगा 40। अब ये कैलकुलेशन आप खुद करोगे, ये कैलकुलेशन आपने करने के बाद योर आंसर कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 1.2। तो आपको एक्स बार मिल गया। अब यहाँ पे लगे हाथों सिग्मा को भी फाइंड आउट करो। तो बता दो सिग्मा की वैल्यूएशन आएगी h√। मैं फॉर्मूले जानबूझ के हमेशा यहाँ पे लिख रहा हूँ, भले वहां पे लिखे हो, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको ये फॉर्मूले जल्दी से याद भी हो जाने चाहिए। तो आप भी मेरे साथ हमेशा फॉर्मूले लिख के ही प्रैक्टिस करते जाओ तो ईजी रहेगा। तो देखो नेक्स्ट अब होता है h की जगह पे 1, उसके बाद अंडर का साइन आएगा 1/n यानी कि 1 कितना हो जाएगा 40। समेशन ऑफ एफ यू स्क्वायर का आंसर मेरे पास है कम्स आउट टू बी 94। देन देयर इज माइनस का साइन, देन देयर विल बी समथिंग कॉल्ड एज, कैलकुलेशन करोगे तो समेशन एफ यू स्क्वायर हो गया। समेशन एफ यू की जगह पे आना चाहिए -32 और साथ में आएगा ये अपना 40 और यहाँ पे आएगा आपका ब्रैकेट का स्क्वायर। अब ये पूरा का पूरा जब कैलकुलेट होगा तो मेरे हिसाब से ये आंसर मेरा आ रहा है 1.307। आप भी अपना चेक कर लेना क्या आपका आंसर कैलकुलेट करने के बाद आता है मेरे आंसर के आसपास। वापस बता रहा हूँ, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो यहाँ पे चुपचाप 32/40 कर रहे हो तो कैलकुलेशन सही से करो, स्क्वायर करो, देन ये डिवीजन करके सब्ट्रैक्ट करके फिर अंडर रूट लेना है। कैलसी का यूज प्रॉपर करिए। तो अब जब आंसर आएगा तो मुझे बताओ आपका CV ऑफ B जो आएगा वो आना चाहिए था सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो सिग्मा की वैल्यू मेरे पास है, अभी अभी निकाली हुई, दैट इज 1.307। देन देर इज एक्स बार का आंसर दैट इज 1.2 और इसको मेरे को क्या करना है 100 करना है। तो मेरा जो आंसर यहाँ पे इस केस में आएगा, माय आंसर कम्स आउट बी 108.97। तो अब मुझे बता दो आपको आपके सम को अगर पूरी तरीके से खत्म करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हो। देखो अब सम खत्म करने के लिए एज CV ऑफ A यानी कि प्रीवियसली जो CV ऑफ A आया हुआ है दोस्त वो हम लोगों का आया हुआ है 123.95 and CV of B is 108.97. Team B is more consistent. क्यों? क्योंकि as CV of B is less, consistency is more. So ये आप आपका दे सकते हो रेफरेंस एंड व्हाट वी हैव गॉट इज आवर आंसर। टीम बी इज नथिंग बट योर फाइनल आंसर जिसकी कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा है। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया किस तरीके से सर ने इसको वर्कआउट किया। मेजॉरिटी मेरा कंसर्न कहाँ पे मैं बताता हूँ, ये आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि CVA CVB क्या होता है, फॉर्मूले किस तरीके से फाइंड आउट करने होते हैं। एक बार का आपको लॉजिक समझ में आए तो आई डोंट थिंक सो कि आपको आगे जाके सम सॉल्विंग में कहीं पे भी कोई दिक्कत आएगी। सो दैट्स ऑल, दिस वाज द बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब जो नेक्स्ट सेशन होगा वहाँ पे मैं एक सबसे खतरनाक वाला टॉपिक लेके आऊँगा जिसका नाम है मोमेंट्स, और एग्जाम में गारंटेड उसके ऊपर आपको सम्स जरूर दिखाई देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।